दोस्तों, ज़िंदगी में जब तक जेब में पैसा और हाथ में कामयाबी ना हो, ज़िंदगी में जब तक जेब में पैसा और हाथ में कामयाबी ना हो, तब तक दुनिया सिर्फ ज्ञान देती है, साथ नहीं। इसलिए लोगों की बातों को दिल पे लेने के बजाय उन्हें अपनी कामयाबी से जवाब देना सीखिए। कहने का मतलब यही है दोस्तों कि अब उलझिए मत। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या बोल रहा है, किसका माइंड में क्या चल रहा है, उन सब चीज़ों को ना दरकिनार करते हुए अब एक ही काम कीजिए, सिर्फ फोकस कीजिए। आप 1% भी डगमगा रहे हैं ना, तो सोचिए कि आप कितना सारा टाइम बर्बाद कर रहे हैं किसी के पीछे, और वहाँ से आपको कुछ भी आउटपुट नहीं मिलने वाला है। इसलिए एक टाइम, जो आप एक सेकेंड भी है ना, किसी और के लिए मत सोचिए, खुद के लिए सोचिए कि हम कैसे कामयाब हो, हम कैसे आगे बढ़ें, हम कैसे जो है जेपीएससी निकालें। इन सब चीज़ों में ध्यान दीजिए। एक समय कीमती है और एक एक नंबर भी कीमती है, और एक एक नंबर ना, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा दोस्तों। यहाँ 20 गो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। आप जानते होंगे कि जेपीएससी में जितने सारे पेपर है, पेपर 3, पेपर 4, पेपर 5 और पेपर 6, उन सब में 20 ऑब्जेक्टिव रहता है, और 20 ऑब्जेक्टिव, एक ऑब्जेक्टिव 2 नंबर का, यानी 40 नंबर। जो टॉप करते हैं ना, उनसे पूछिएगा, 80 में उन लोग 72 74 सही करते हैं। तो टारगेट वहाँ लगाइए, कैसे हम 80 में 80 सही करें, आराम से सही हो सकता है। इसलिए ध्यान से समझिएगा आज का पूरा सेशन। यदि कोई नए है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और जो पुराने हैं, आप लोग से एक और रिक्वेस्ट है कि ये चैनल आपका है, हम आपके लिए काम कर रहे हैं, हमको किसी और से मतलब नहीं है, हम यहाँ पे कोई तरह का स्वार्थ मेरे अंदर नहीं है। आप लोग जितना से जितना शेयर कीजिएगा, क्योंकि आप लोग बहुत पुराना है, बहुत लंबा टाइम से जुड़े हुए हैं, पूरा 6 जेपीएससी का हम आंसर राइटिंग करवा चुके हैं, 36 क्वेश्चन। तो आप हमको जान रहे हैं हम क्या कंटेंट डालते हैं और किस तरह से हम काम कर रहे हैं आप लोग के लिए। तो आप लोग से एक पर्सनली रिक्वेस्ट है, जितना से जितना हो सकता है आप शेयर कीजिए वीडियो को, क्योंकि इससे बहुत सारे लोग जुड़ेंगे, और जब लोग जुड़ेंगे ना, तो हम लोग झारखंड में क्रांति ला सकते हैं। आप लोग थोड़ा सेल्फिश मत होइएगा प्लीज़, आप लोग हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि जितना हो सकता है लोगों तक पहुंचाइए, लोगों से इनको ना शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग काम करें। अभी प्लेटफॉर्म छोटा है दोस्तों, लेकिन जिस दिन बड़ा होगा ना, बहुत ज़्यादा काम होगा और निस्वार्थ भाव से होगा। आप मेरा विश्वास रखिए, यकीन रखिए। तो चलिए, यदि नए हैं भाई, हम आपको बता रहे हैं कि 6 जेपीएससी का पूरा हम वहाँ पे प्लेलिस्ट बना के रखे हैं, वहाँ जाइएगा, पूरा 6 जेपीएससी पहले कवर कीजिएगा, फिर 7 जेपीएससी में आइएगा। क्योंकि वहाँ नहीं कीजिएगा ना, तो यहाँ आपको थोड़ा हल्का हल्का ज्ञान मिलेगा, लेकिन वहाँ आप पूरा देख के आइएगा, तो यहाँ आपको भरपूर इसका फायदा ले पाइएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन, और पूरा हम फैक्ट पढ़ाएंगे। एक एक क्वेश्चन में 4-5 फैक्ट हम डालने का प्रयास करेंगे, ताकि आपका बहुत सारा चीज़ कवर हो जाए। तो ये सब हम काम करने वाले आपके साथ। हिस्ट्री का 10 क्वेश्चन, फिर आप जान लीजिए कि ज्योग्राफी का यहाँ 10 क्वेश्चन है। तो ये 10 क्वेश्चन को आपको बताने का प्रयास करेंगे दोस्तों। तो चलिए, आप सबका सरे पाठशाला में स्वागत है, और सबको झारखंडी जोहार। हम लोग स्टार्ट करते हैं पूरा 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्य करती हुई लड़की की सुंदर मूर्ति किस धातु की बनी है। देखिए, ये सिंधु घाटी सभ्यता का है, और अभी हम आपको मेंस करवाएंगे आंसर राइटिंग ना। पहला ही क्वेश्चन यही है, देख लीजिए आप यहाँ पे, सिंधु घाटी सभ्यता की विशेष प्रभावशाली विशेषताओं की चर्चा करें। यही क्वेश्चन अगला सेशन में रहेगा। पूरा बढ़िया तरीका से एकदम फ्रेमिंग करके, पूरा एकदम अच्छा से इसको एकदम फ्रेमिंग किया गया है, ताकि आपको 40 में 30-32 नंबर मिले। तो इसके लिए काम किया गया है, इसलिए आप चिंता ना कीजिएगा, अगला सेशन आपका वही रहेगा। तो मोहनजोदड़ो में पाई गई नृत्य करती हुई लड़की की सुंदर मूर्ति किस धातु की बनी हुई थी। तो आप जानते होंगे कांसा की थी, इसमें कोई बहुत बड़ा दिमाग लगाने वाली चीज़ नहीं है। अब यहाँ समझिए, यहाँ है मोहनजोदड़ो। अब पहले ही समझिए कि सुंदर जो नृत्य करती हुई सुंदर जो है मूर्ति है लड़की की, वो कहाँ है। ये तो कांसा की है, लेकिन 2 मूर्ति मिली थी। एक मूर्ति ना दोस्तों राष्ट्र संग्रहालय दिल्ली में रखा गया, और दूसरा कराची संग्रहालय में रखा गया, जो पाकिस्तान में भी है। तो 2 मूर्ति है, एक रखा गया आपका राष्ट्र संग्रहालय कहाँ पे, तो आपका दिल्ली में, और दूसरा रखा गया कहाँ, तो कराची संग्रहालय में। अब यहाँ आ गया मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो आप जानते होंगे सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है। कहाँ, सिंधु नदी किनारे बसा हुआ है, और ये पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में, कौन डिस्ट्रिक्ट में, पाकिस्तान के लरकाना डिस्ट्रिक्ट में सिंधु नदी किनारे है। और 1922 में मोहनजोदड़ो खोज करता थे राखालदास बनर्जी। कौन थे, राखालदास बनर्जी। ये पहला क्वेश्चन था दोस्तों। देखिए, स्थानीय स्वशासन किसका असाधारण गुण था। यदि आप मेरा आंसर राइटिंग का सेशन देखे होंगे, तो हम पहला जो आंसर राइटिंग करवाए ना, पहला क्वेश्चन देखिए होगा, तो यही था कि चोल प्रशासन के स्थानीय स्वशासन की प्रमुख विशेषताओं के बारे में बताइए। ये हम पहला क्वेश्चन करवा चुके हैं, इसलिए हम आप वहाँ जाइएगा ना, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ी बढ़िया तरीके से हम उसको लिख के समझाने का प्रयास किए आपको। तो ये स्थानीय स्वशासन हम बोल ही दिए हैं, किसका है, चोल प्रशासन का। किसका,
चोल प्रशासन का है। अब जानते होंगे चोल साम्राज्य की स्थापना विजयालय ने किया था 848 ईस्वी में, 848 ईस्वी में किया था। इसमें बहुत सारे राजा आए, राजेंद्र प्रथम, राजेंद्र चोल, इसमें बहुत सारे राजा हुए हैं। इसका बहुत बढ़िया तरीका से चोल प्रशासन का एक अच्छा सेंसर राइटिंग किया गया है। आप वहाँ जाकर देखिएगा, आपका ऑब्जेक्टिव भी बहुत सारा क्लियर हो जाएगा और आपका सब्जेक्टिव तो हो ही जाएगा। इसलिए ऑब्जेक्टिव के साथ साथ सब्जेक्टिव को और सब्जेक्ट के साथ साथ ऑब्जेक्टिव को पूरा टाइप करके चलना है। देखिए ये जो आप 10 क्वेश्चन देख रहे हैं ना, ये पूरा सब्जेक्टिव का खेला है, ऑब्जेक्टिव का नहीं है। लेकिन इसको ऑब्जेक्टिव देखिएगा तो ऑब्जेक्टिव दिखेगा, लेकिन है पूरी मेंस का गेम ये। अब देखिए दोस्तों, तीसरा क्वेश्चन क्या है, दिल्ली सल्तनत के दौरान सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता था? क्या है? दिल्ली सल्तनत के दौरान सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता था? देखिए, दीवाने रिसालत, दीवाने अर्ज, दीवाने इंसा और दीवाने अमीर को ही। देखिए इसका आंसर जानते क्या होगा? दीवाने अर्ज। क्या होगा? दीवाने अर्ज, जो सैन्य विभाग से था। किससे था? सैन्य विभाग से था। और दीवाने अर्ज याद रखिएगा आपका। अब यहाँ हम आपको समझाते हैं पूरा बढ़िया तरीका से। देखिए क्या पहले समझिए, दीवाने अर्ज को ना, दीवाने आपका जो है इसका नाम रहता है दीवान आरिज ए मुबालिक, सॉरी, दीवाने अर्ज को आरिज ए मुबालिक भी कहा जाता है। और इसको जो है स्टार्ट किया था बलबन। कौन किया था? बलबन किया था। अब यहाँ देखिए बहुत सारा चीज़ हम लिख के रखे हैं, दीवाने कोही, दीवाने मुस्तकराज, दीवाने बंदगान, दीवाने खैरात, दीवाने इस्तिहाक, ये सब चीज़ ना आपको हम समझाते हैं। देखिए दीवाने कोही कृषि विभाग था, मोहम्मद बिन तुगलक का, एमबीटी द्वारा लाया गया था। दीवाने मुस्तकराज फाइनेंस डिपार्टमेंट था, विभाग था, ये अलाउद्दीन खिलजी लाया था। दीवाने बंदगान ये गुलाम लोगों के लिए था, फिरोज शाह तुगलक लाया था। दीवाने खैरात गरीब लोगों के लिए था, ये फिरोज शाह तुगलक लाया था। और दीवाने इस्तिहाक ये भी फिरोज तुगलक लाया था। लेकिन आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है कि दीवाने इस्तिहाक का संबंध किससे था। तो यहाँ समझा गया, दिल्ली सल्तनत के दौरान सैन्य विभाग को किस नाम से जाना जाता था? तो दीवाने अर्ज। दीवाने अर्ज को जो है आपका आरिज ए मुबालिक भी कहा जाता है। और इसको कौन लेके आए थे? तो बलबन। दीवाने कोही कृषि विभाग मोहम्मद तुगलक। दीवाने मुस्तकराज फाइनेंस डिपार्टमेंट अलाउद्दीन खिलजी। दीवाने बंदगान गुलाम लोग के लिए। दीवाने खैरात गरीब लोगों के लिए था। और दीवाने इस्तिहाक जो फिरोज शाह तुगलक द्वारा तीनों लेके आया था। अब देखिए शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? क्वेश्चन यही है कि शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम क्या था? तो शेर शाह सूरी का वास्तविक नाम था, अब जान जाइए, फरीद खां। क्या नाम था? फरीद खां। और इनको जो है फरीद खां को शेर खां की उपाधि दिया गया था किनके द्वारा? तो बहरान खान लोहानी के द्वारा। कौन? बहरान खान लोहानी के द्वारा दिया गया था। अब देखिए यहाँ कुछ फैक्ट जान लीजिए कि हुमायूं के बाद आप जानते होंगे कि 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध होता है। उसके बाद जो है 1530 तक रहता है कौन? बाबर। और 30 से लेकर 56 तक के बीच में रहता है हुमायूं। और 1556 से लेकर 1605 तक आता है अकबर। लेकिन ये जो आप देख रहे हैं हुमायूं का जो पीरियड है 30 से लेकर 1530 से लेकर 56 तक, उस पीरियड में 5 साल के लिए आता है कौन? शेर शाह सूरी। अकबर को, सॉरी, आपको हुमायूं को हराने के बाद 5 साल तक शासन करते हैं। और ये ना याद रखिएगा, अभी इसका भी क्वेश्चन भी आएगा शेर शाह सूरी वाला, मिडिवल हिस्ट्री में होगा, यहाँ पर दिखाते हैं हम आपको, है ना। शेर शाह सूरी की उपलब्धियां और योगदान का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। पहला क्वेश्चन ये होगा और दूसरा ये हम आपको करवाने वाले हैं। अब यहाँ देखिए कि शेर शाह सूरी का तो बोल दिया वास्तविक नाम क्या था। अब यहाँ देखिए 40 से 50 पीरियड हो गया। रोहतासगढ़ का किला और किला ए कोहना जो दिल्ली में है, ये दोनों किला का निर्माण कौन किए थे? तो शेर शाह सूरी। कबूलियत और पट्टा प्रथा की शुरुआत भी कौन किए हैं? तो शेर शाह सूरी। और डाक प्रथा का भी शुरुआत कौन किए हैं? शेर शाह सूरी। और आप जानते होंगे ग्रैंड ट्रंक रोड, जीटी रोड का भी शुरुआत कौन किए थे? शेर शाह सूरी। तो रोहतास का किला, किला ए कोहना जो दिल्ली में है, कबूलियत और पट्टा प्रथा, डाक प्रथा और जीटी रोड, ये सब का शुरुआत कौन किए थे? तो आपका शेर शाह सूरी के द्वारा किया गया था। और शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ है? आप जानते होंगे सासाराम में है। अब आगे आइए, 5वां नंबर क्वेश्चन, दारा सिकों निम्नलिखित में से किस पुस्तक का लेखक था? दारा सिकों। तो पहले जान जाइए कि दारा सिकों बहुत पढ़े लिखे विद्वान थे। शाहजहां के जितने सारे पुत्र हैं उनमें सबसे पढ़ा लिखा यदि कोई होगा ना तो दारा सिकों थे। तो दारा सिकों के द्वारा कौन सा किताब लिखा गया था? सफीनत उन ओलिया, सकीनत उल ओलिया, मजमा उल बहरैन या उपयुक्त सभी? तो इसका आंसर है उपयुक्त सभी। याद रखिएगा, सफीनत उन ओलिया, सकीनत उन ओलिया, मजमा उल बहरैन और उपयुक्त सभी, तो सब हो जाएगा दारा सिकों के द्वारा लिखा गया है। और दारा सिकों एक कादरी सिलसिला है। अब जाइएगा जब पढ़िएगा ना आपका मेन से मेडिवल हिस्ट्री में मिलेगा, सूफी संप्रदाय के बारे में पढ़ना है, भक्ति आंदोलन में जाइएगा वहाँ मिलेगा आपको सूफी संप्रदाय। तो वहाँ पे ना कादरी सिलसिला से जुड़े थे। किससे? कादरी सिलसिला से जुड़े हुए थे, याद रखिएगा। उसके बाद देखिए सिर्रे अकबर के फारसी में अनुवाद किए थे उपनिषद का सिर्रे अकबर नाम से। कौन? तो आपका दारा सिकों। फिर भागवत गीता का, योग वशिष्ठ का और रामायण का सबका फारसी में अनुवाद कौन किए थे? तो दारा सिकों किए थे, याद रखिएगा।
अब देखिए, भारत में नशीली दवाओं की तस्करी की जांच करने हेतु राजकीय आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? क्या क्वेश्चन है? भारत में नशीली दवाओं की तस्करी की जांच करने हेतु राजकीय आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो याद रखिएगा 1893 में। कब किया गया था? तो आपका 6 का जो आंसर हो जाएगा दोस्तों, सी नंबर 1893 में। और भारत इतिहास में 1893 का बहुत बड़ा रोल है, इसलिए 3-4 फैक्ट लिख के रखे 1893 से। देखिए, आप जानते होंगे 1893 में, 1893 में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो गए थे, अमेरिका गए थे, धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के, और यहीं पे बोले थे हमारे भाइयों और बहनों से स्टार्ट किए थे, याद रखिएगा। 1893 में स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन में गए थे, और 1893 में ही अरविंद घोष भारत वापस आए थे, और न्यू लैम्प फॉर ओल्ड मैन एक किताब है इनका, ये प्रकाशित भी हुआ था। कब? 1893 में ही हुआ था। 1893 में ही एनी बेसेंट भारत आई थी, और जानते होंगे एनी बेसेंट भारत के इतिहास में कितना बड़ा भूमिका निभाई थी। सबसे पहली महिला यही है जो कांग्रेस की अध्यक्ष भी बनी थी, याद रखिएगा आप लोग। और बहुत सारे जो मूवमेंट भी यहाँ पे की थी, इसलिए इनको माता बसंत कहा जाता है। किनको? एनी बेसेंट को। और महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका भी गए थे 1893 में ही। तो 4 फैक्ट हो गया। महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका कब गए? 1893 में ही। 1893 में एनी बेसेंट भारत आई थी। 1893 में अरविंद घोष भारत आए थे, और इसी साल इनका किताब था न्यू लैम्प फॉर ओल्ड मैन, बहुत बढ़िया किताब है, इनका प्रकाशन भी हुआ था। और 1893 में ही स्वामी विवेकानंद जी शिकागो धर्म सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने के लिए गए थे दोस्तों। और भारत में नशीली दवाओं की तस्करी की जांच करने हेतु राजकीय आयोग का गठन कब किया गया? 1893 में ही किया गया था। अब आइए आगे देखिए, 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है? गांधी को उनके प्रथम श्रेणी के डब्बे से बाहर फेंक दिया गया जब वह अपनी प्रथम यात्रा में डरबन से किस स्थान को जा रहे थे? और ये घटना भी ना आपको 1893 में ही हुआ था, याद रखिएगा। गांधी जी को उनके प्रथम श्रेणी के डब्बे से बाहर फेंक दिया गया जब वह अपने प्रथम यात्रा में डरबन से किस स्थान जा रहे थे? तो आप जानते होंगे प्रिटोरिया जा रहे थे। कहाँ जा रहे थे? 7 का डी नंबर आंसर होगा, प्रिटोरिया जा रहे थे, एकदम याद रख लीजिएगा। अब अगला, चलो दिल्ली या दिल्ली चलो, कुछ भी लिख दे, एक ही चीज है, चलो दिल्ली या दिल्ली चलो का प्रसिद्ध नारा किसने दिया था? अब सबको पता होगा, इसका नारा जो है सुभाष चंद्र बोस ही दिए थे। अब यहाँ सुभाष चंद्र बोस ही है, इनके बारे में कुछ फैक्ट जान लीजिए कि इन्होंने 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किए थे। 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना किए थे। आज़ाद हिंद फौज का राज बिहारी बोस किया 1942 में, तो गड़बड़ नहीं होइएगा। 1943 में आज़ाद हिंद सरकार का स्थापना किया है कौन? तो आपका सुभाष चंद्र बोस। फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना कब किया है? 1939 में। और 1938 और 1939 बड़ी इंपॉर्टेंट है। 1938 में, 1938 में हरिपुरा जो गुजरात में है, तथा 1939 में फैजपुरा जो कि आपका यूपी में है, कांग्रेस के अध्यक्ष थे। और बाद में 1939 में ही क्या कि पट्टाभी सिद्धारमैया जो है कांग्रेस के अध्यक्ष बनते हैं बाद में, और महात्मा गांधी के अगेंस्ट में हो जाते हैं, इसलिए क्या करते हैं कि कांग्रेस के पद से त्याग देते हैं। तो याद रहेगा इनका 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक, 1943 में आज़ाद हिंद सरकार, 1938 में हरिपुरा गुजरात के चेयरमैन बने, कांग्रेस का चेयरमैन बने, 1939 में फैजपुर कांग्रेस के अध्यक्ष बने। ये आपका फैक्ट था क्वेश्चन नंबर 8 से जुड़ा हुआ। अब देखिए 9 नंबर जो झारखंड से है। 30 नवंबर 1897 को सजा की अवधि की समाप्ति के पूर्व बिरसा मुंडा को जेल से क्यों रिहा किया गया था? क्वेश्चन समझ आ गया ना? 30 नवंबर 1897 को सजा की अवधि की समाप्ति के पूर्व बिरसा मुंडा को जेल से क्यों रिहा किया गया था? तो याद रखिएगा कि सामग्री विक्टोरिया की हीरक जयंती थी उस दिन। किसकी थी? सामग्री विक्टोरिया की हीरक जयंती थी उस दिन, इसलिए इनको रिहा किया गया। अब देखिए, पहली बार इनको गिरफ्तार 24 अगस्त 1895 को किया गया था GRK मेयर्स के द्वारा, और इनको छोड़ दिया गया 30 नवंबर 1897 को। फिर दूसरी बार इनको 3 फरवरी 1900 को गिरफ्तार किया गया, और फिर 9 जून 1900 को ही इनकी हैजे से मृत्यु रांची जेल में हो जाती है। इन पे इनाम 500 रुपये का रखा गया था, और डोम्बारी गुरु इनका जो है केंद्र बिंदु था पूरा विद्रोह का, जिसको शेर रकम पहाड़ी भी कहा जाता है। ये 3-4 नारा दिए थे, अब वह राज एटे जाना महाराजा टुड्डू, मतलब अब हम लोग का राज आएगा, आदिवासियों का राज आएगा, और जो विदेशी राज है वो जाएगा यहाँ से। कटोंग बाबा कटोंग का नारा दिए थे, और दीकुओं से अब हमारी लड़ाई होगी तथा खून से जमीन इस तरह लाल होगी जैसे लाल झंडा। ये कौन बोले थे? तो बिरसा मुंडा बोले थे। और बिरसा मुंडा से हर बार आता है एनसीईआरटी में क्वेश्चन, देखिए यहाँ भी आया है। बिरसा मुंडा आंदोलन के पश्चात झारखंड के आदिवासियों के संघर्ष पर अपना उग्रवादी हिंसात्मक स्वरूप त्याग कर संवैधानिक और शांतिपूर्ण स्वरूप अपना लिया। इस कथन से आप कहाँ तक सहमत है? इस सब एनसीईआरटी हम करवाएंगे, इसलिए अगबकाना नहीं है। पूरा मेंस का आप तैयारी कर रहे हैं ना, तो आपका याद रखिए प्रीलिम्स भी क्लियर होगा। और ये जो 80 क्वेश्चन देख रहे हैं ना, जो एग्जाम में पूछता है भाई,
सॉरी आपका जो है 80 क्वेश्चन 160 नंबर का, इसमें आप खतरनाक नंबर ले आ सकते हैं। इसलिए मेरे पे विश्वास कीजिए, पूरा रगड़ के ना मेंस की तैयारी कीजिए। आप ये सब ना धुर्री उड़ा के एकदम जो होता है ना हम लोग गर्दा उड़ाना, ये गर्दा उड़ा के सब सही मार दीजिएगा, इसलिए एकदम गड़बड़ाना नहीं है। अब आइए 10वां नंबर क्वेश्चन दोस्तों, ये 9 नंबर क्वेश्चन था ना, हो गया क्लियर। भारत राष्ट्र कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया, जिसमें छोटा नागपुर के 800 आदिवासियों ने हिस्सा लिया। आराम से समझिएगा, भारत राष्ट्र कांग्रेस का गया अधिवेशन किस वर्ष आयोजित किया गया था, जिसमें छोटा नागपुर के 800 आदिवासियों ने हिस्सा लिया था। अब देखिए ये ना गया अधिवेशन हुआ है आपका 1922 में, और इससे पहले याद रख लीजिएगा कि 1900 बिहार में पहला अधिवेशन हुआ था कांग्रेस का, जिसको बोलते हैं बांकीपुर अधिवेशन 1912 में। बांकीपुर अधिवेशन 1912 में, गया अधिवेशन 1922 में। अब हम लोग पढ़ते हैं झारखंड का, और इसका देखिए इसका अध्यक्ष थे देशबंधु चित्तरंजन दास। 1922 में थे, इसका चेयरमैन कौन थे, देशबंधु चित्तरंजन दास। अब देखिए झारखंड से रिलेटेड 53वां अधिवेशन जो 1940 में हुआ था और रामगढ़ में हुआ था। मौलाना अबुल कलाम आजाद इसके चेयरमैन थे, और जो मेन द्वार था, मेन गेट था, इसका नाम था बिरसा मुंडा द्वार, और जो जगह का नाम था जहाँ पे इसका जो है पूरा कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, उस जगह का नाम मजहर उल हक के नाम पे मजहर नगर रखा गया था। और यहाँ पे टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को 400 रुपये की थैली भेंट की थी। तो क्या हो गया कि गया अधिवेशन कहाँ कब हुआ, 1922 में। चेयरमैन कौन थे, देशबंधु चित्तरंजन दास। इससे पहले एक हो चुका था बांकीपुर में 1912 में। झारखंड में पहला कब हुआ, 1940 में, 53वां अधिवेशन था। चेयरमैन कौन, मौलाना अबुल कलाम आजाद। बिरसा मुंडा द्वार मेन गेट का नाम, मजहर उल हक के नाम है, मजहर नगर रखा गया था उस जगह का नाम, और 400 रुपये की थैली टाना भक्तों ने महात्मा गांधी को भेंट की थी। अब देखिए ये हो गया ना आपका पूरा जो है सॉरी ये हो गया आपको पूरा हिस्ट्री का। अब हम लोग आते हैं ज्योग्राफी में, कहाँ गया, ज्योग्राफी में, हाँ यही तो ज्योग्राफी आ गया। अब देखिए ज्योग्राफी हम लोग करते हैं यहाँ पे, सॉरी 10 क्वेश्चन करेंगे, बढ़िया तरीका से समझाएंगे आपको हम थोड़ा डिटेल से। 1 मिनट समय दीजिएगा। हाँ अब आइए, ये पहला क्वेश्चन है, वेगनर के अनुसार, किसके अनुसार, वेगनर के अनुसार महाद्वीप प्रभावित हुए। मैंने वेगनर बोला है कि महाद्वीप किस दिशा की ओर प्रभावित हुए, किस दिशा की ओर गए। अब ये ना आप यदि पढ़िएगा ना, मेंस का सबसे यदि इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा ना पहला सेक्शन का ज्योग्राफी का, तो वेगनर का महाद्वीप सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है और आसान सा सवाल है। इसका हो जाएगा भूमध्य रेखा एवं पश्चिम की ओर। किधर गया, वेगनर के अनुसार महाद्वीप प्रभावित हुए किस ओर, तो भूमध्य रेखा एवं पश्चिम की ओर, याद रखिएगा। और वेगनर के द्वारा महाद्वीप का सिद्धांत जो दिया गया था वो 1912 में दिया गया था, लिख भी दिए 1912 में दिया गया था। पूरा डिटेल आपको हम जब पढ़ाएंगे ये सब बता देंगे, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। शीतोष्ण चक्रवात किन अक्षांशों में उत्पन्न होते हैं, शीतोष्ण चक्रवात, तो याद रखिएगा कि इसका आंसर हो जाएगा 2 का ए। 35 डिग्री से 65 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश के बीच में, मध्य के बीच में शीतोष्ण चक्रवात की उत्पत्ति होती है, ये आप जानते होंगे। देखिए ये ना बहुत आसान सवाल है, ये रेलवे में तैयारी कीजिएगा ना दोस्तों तो ये सब आसान सवाल पूछता है। महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है, ये बहुत आसान सा सवाल है। इसका आंसर दिया है 63 फ़ारेनहाइट। कहीं कहीं ना याद रखिएगा कि आपका सेल्सियस में अलग है, तो आप हमको ना बिल्कुल निकाल के बताइएगा कि सेल्सियस में कितना होता है, सेल्सियस में कितना होगा, ऑब्वियसली कम होगा तो बताइएगा जरूर। महासागरों का औसत वार्षिक तापमान कितना होता है, तो 60 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, इसका नंबर ए हो जाएगा। अब आ जाइएगा 4 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा ये अच्छा से प्रिंट नहीं हुआ है, यहाँ पढ़ लीजिए। कारगिल इज लोकेटेड ऑन द बैंक्स ऑफ, मैंने कारगिल किस नदी के किनारे स्थित है, तो कारगिल जो है याद रखिएगा सुरु नदी, कौन नदी है, सुरु नदी किनारे कौन है, तो आपका कारगिल है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है तेनूघाट ऊर्जा संयंत्र संबंधित है, तेनूघाट 5 नंबर क्वेश्चन है, तेनूघाट ऊर्जा संयंत्र संबंधित किससे है, तो इसका आंसर होगा ताप विद्युत से। आप पढ़ते होंगे प्रीलिम्स में ना, ये पूरा बढ़िया से पढ़े होंगे, ताप विद्युत से है। और जानते होंगे तेनूघाट बोकारो में है, और बोकारो के सामने जो है तेनूघाट ज़्यादा दूर नहीं है, वहाँ से सामने में ही है तेनूघाट। और तेनूघाट जान लीजिए कि दामोदर नदी में जो है तेनूघाट ऊर्जा संयंत्र या तेनूघाट बांध जो है दामोदर नदी में, यहाँ से 420 मेगावाट बिजली उत्पादन होता है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तेनूघाट ऊर्जा संयंत्र का हेडक्वार्टर है, हेडक्वार्टर हिनू रांची में, कहाँ पे, हिनू रांची में। बोकारो में है तेनूघाट ऊर्जा संयंत्र, दामोदर नदी में है, 420 मेगावाट होता है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, हिनू रांची में है। एशिया का सबसे बड़ा अर्थन डैम कौन है, तो तेनूघाट है, कौन है, तेनूघाट है। अब आइए भाई मेरे यहाँ पे देखिए आसान सा सवाल है, 6 नंबर क्वेश्चन है, बिल्कुल आसान है। निम्नांकित में से कौन सा एक भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, मतलब सबसे लंबा NH, लॉन्गेस्ट NH भारत का कौन है, तो जान जाइए। पहले NH7 था, अब NH7 नहीं है, NH44 है, कौन है, NH44 है। तो थोड़ा करंट डाटा भी लेके चलिएगा, ये क्वेश्चन उस वक्त का करंट अफेयर्स था, इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे डाला गया है।
याद रखिएगा। अब देखिए NH44 के बारे में जान लीजिए कि देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग जिसकी लंबाई 9.2 किलोमीटर है, जिसका नाम है चेनानी नासरी। देश की सबसे लंबी सड़क सुरंग 9.2 किलोमीटर है, जिसका नाम है चेनानी नासरी, इसी NH में है, NH44 में ही शामिल किया गया। अब देखिए सबसे तो लंबा हो गया, लेकिन छोटा पूछेगा तो सबसे छोटा NH है 327B, क्या है 327B है। और दोस्तों इसका जो लंबाई है 1.2 किलोमीटर है, और पश्चिम बंगाल, वेस्ट बंगाल और नेपाल सीमा के बीच में ये जो है NH327B जो है साझा करता है। अब यहाँ पे आइए दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन जो है आपका कि द्वितारक परिकल्पना हु प्रोपाउंडेड बाइनरी स्टार हाइपोथेसिस, द्वितारक परिकल्पना किसने प्रतिपादित की थी। देखिए ये ना रसेल किया था। ये सब ना पूरा मेंस का क्वेश्चन है, जब तक आप नहीं घुसिएगा ना तो ये सब नहीं मार पाइएगा। देखिए ये मार दीजिएगा 44 हो जाएगा, तेनुघाट वाला मार दीजिएगा, कारगिल वाला मार दीजिएगा। ये आपका एनसीईआरटी का सवाल है, जो कारगिल देख रहे हैं ना, अब जाइएगा क्लास 9-10 में एनसीईआरटी पढ़िएगा, आपको मिल जाएगा कौन नदी किनारा है, अदरवाइज किताब में कहीं मिलेगा नहीं देखने के लिए। ये महासागर का औसत तापमान, ये सब मिल जाएगा आपको। शीतोष्ण चक्रवात ये भी मिल जाएगा आपको। वेगनर वाला मेंस का क्वेश्चन है। तो आपको जब तक मेंस नहीं पढ़िएगा ना आपका प्रीलिम्स भी नहीं होगा, इसलिए बार बार बोलते हैं आप लोग को ध्यान रखना है मेंस में। अगला ये अपर्दन का कौन सा कारक जीवजैन का निर्माण करता है। जीवजैन का निर्माण, अब देखिए अपर्दन से कौन सा अपर्दन से जीवजैन का निर्माण होता है, तो पवन द्वारा। किसके द्वारा? पवन के द्वारा जो है जीवजैन का निर्माण होता है, याद रखिएगा। अब ये सब देख लीजिएगा, नदी के द्वारा बहुत सारा आपको मिल जाएगा, हम आपको करवा भी देंगे। नदी के द्वारा, हिमनद के द्वारा, भूमिगत जल के द्वारा और पवन के द्वारा बहुत सारा अपर्दन का क्रिया होता है, उसमें जीवजैन जो है पवन के द्वारा होता है दोस्तों। अब देखिए झारखंड से 2 सवाल है, क्या क्या है। 2011 के जनगणना के हिसाब से निम्नलिखित में से किस जिलों में झारखंड में सर्वाधिक जनजातियों का जमाव परसेंटेज पाया जाता है। देख लीजिए क्वेश्चन यही था, देख लीजिए परसेंटेज क्या है कि 2011 के जनगणना के हिसाब से निम्नलिखित में से किस जिलों में झारखंड में सर्वाधिक जनजातीय जमाव परसेंटेज में, जनसंख्या में नहीं परसेंटेज में पाया जाता है। देखिए इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों नौकासी, खूंटी, सिमडेगा और गुमला। याद रखिएगा कि सबसे अधिक परसेंटेज वाइज यदि एसटी कहीं पे है तो खूंटी में है। कहाँ पे? खूंटी में। लेकिन यदि यहाँ पूछता जनसंख्या वाइज तो हम लिख दिए यहाँ पे रांची, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला, पूर्वी सिंहभूम और दुमका। यहाँ खूंटी, सिमडेगा और गुमला परसेंटेज में है, लेकिन जनसंख्या में, पॉपुलेशन में कौन है? रांची, पश्चिमी सिंहभूम, गुमला और पूर्वी सिंहभूम और दुमका है। याद रखिएगा झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से कहाँ सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र है। देखिए ये 10वां नंबर क्वेश्चन है, आसान सा क्वेश्चन है। झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कहाँ सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र है, तो रांची, पलामू, हजारीबाग, गढ़वा। इसका आंसर ना हो जाएगा आपका पलामू। 24.25% सिंचाई होता है सबसे अधिक कहाँ पे? पलामू में होता है। पलामू आप जानते होंगे झारखंड का एकमात्र क्षेत्र है जो वृष्टि छाया क्षेत्र में पड़ता है, यहाँ सबसे कम वर्षा होता है और कृषि सूखा यहीं पे होता है। कृषि सूखा की बात नहीं कर रहे हैं, कृषि सूखा यहीं पे होता है। अब देखिए उसके बाद कहाँ हो जाएगा? देवघर में 14.22%, फिर गोड्डा में 14.21%, फिर हजारीबाग में 10.51%, फिर दुमका में 9.47%। तो ये सब ना आपको लग रहा होगा कि हम ऑब्जेक्टिव में मार देंगे। देखिए हम बता रहे हैं आपको कि यहाँ 20 क्वेश्चन में ना अब 14-15 सही कर रहे हैं तो बहुत बड़े काबिल नहीं है। 14-15 कोई मार देगा। देखिए हम गिनाते हैं आपको, ये मोहनजोदड़ो वाला कोई आप मार दीजिएगा, 28 चोल यही मार दीजिएगा, 2 हो गया। फिर देखिए थोड़ा सा कुछ सैन्य विभाग वाला ये भी मार देगा जो ऑब्जेक्टिव तैयार करेगा। दीवाने अर्ज, शेर सूरी वास्तविक नाम फरीद मार दीजिएगा आप, 4 हो गया। दारा सिको नहीं मार पाइएगा, या तो मेंस का तैयारी नहीं किए, भले यहाँ उपयुक्त सभी आप मार दीजिएगा, अलग बात है, लेकिन दारा सिको पूरा मेंस का क्वेश्चन है। फिर देखिए ये वाला नर्सरी दवा वाला ये भी नहीं मार पाइएगा, तो 4 आप मार दीजिएगा, 2 तो आपको गया। फिर क्या है? गांधी जी वाला मार दीजिएगा कि पिटोरिया भाई, ठीक है। दिल्ली चलो मार दीजिएगा आपका सुभाष चंद्र बोस, ये भी मार दीजिएगा। हीरक जयंती वाला 9 नंबर क्वेश्चन, और ये भी मार दीजिएगा गया वाला 1922। लेकिन यहाँ 2 क्वेश्चन तो आपको गया ना, तो आप 8 ही सही कर पाए, यानी 2 क्वेश्चन आपको गया। तो यहाँ 2 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है, 4 नंबर है भाई वो। फिर देखिए वेगनर वाला यदि मेंस की तैयारी नहीं कीजिएगा नहीं मार पाइएगा। शीतोष्ण चक्रवात ये सब मेंस का क्वेश्चन है। महासागर वाला ये सब मेंस का क्वेश्चन है। फिर देखिए ये आप कारगिल वाला सब मेंस का क्वेश्चन है। तेनुघाट मार दीजिएगा, मान लेते हैं। तो इस तरह करके पूरा देखिए ये द्वितारक परिकल्पना ये भी मेंस का क्वेश्चन है। तो ये सब कहाँ से आप मारिएगा? जब तक आप 14-15 सही करना बहादुरी नहीं है। मेरा बात समझिए, जो भी टॉप 10 में आता है ना उन लोग 18-19 कभी कभी 20 सही करता है भाई। ये सीक्रेट है। यदि आपको जेपीसी में रैंक लाना है ना तो ये सीक्रेट है कि आप जान लीजिए कि 80 क्वेश्चन कम नहीं होता है। 80 में 160 नंबर, जिस दिन आप 70 प्लस सही कीजिएगा ना आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। एकदम बहुत बड़ा रोल होता है लैंग्वेज का और बहुत बड़ा रोल है ऑब्जेक्टिव का। यदि आप ऑब्जेक्टिव 80 में 70 सही कर दिए
140, और आप समझिए कि लैंग्वेज में 120 ले आए तो 140 प्लस 120 260, तो आपका कितना हो गया जी, 260 नंबर यहीं से आ गया। तो समझना पड़ेगा, तैयारी नहीं करना पागल की तरह, पढ़ना है तरीका से, कहाँ कम हार्डवर्क कहाँ ज़्यादा हार्डवर्क। और कोई समस्या कमेंट बॉक्स में कमेंट आप लोग कीजिए ना भाई, हम काम कर रहे हैं आप लोग के लिए, कोई दिक्कत है कोई समस्या है मेरा नंबर है, कॉल कीजिए या फिर हमको मैसेज कीजिए। आप हम नहीं कॉल का जवाब दे पा रहे, हमको मैसेज कीजिए, हम 100% आपके लिए हैं। इसलिए जो कर रहे हैं ध्यान सुनिए, जेपीएससी निकालना है तो, और जेपीएससी ग्रुप डी से आसान है, और हम आपको प्रूव कर देंगे एक दिन, पूरे झारखंड के बच्चे को हम दिखा देंगे कि जेपीएससी ग्रुप डी से आसान है, और आप लोग सब निकालिएगा, आप लोग सबका जेपीएससी निकलेगा। भले आपका झारखंड पुलिस निकलेगा नहीं निकलेगा हम गारंटी नहीं ले रहे हैं, लेकिन आपका जेपीएससी निकलेगा इसका हम गारंटी ले रहे हैं। बस काम तरीका से कीजिए, तरीका से काम कीजिएगा, आपका 100% सिलेक्शन होगा। मेरा नहीं निकला, बहुत सारा लोग बोलेंगे कमेंट बॉक्स में, आप अपने नहीं निकाल पाया दूसरे को सलाह दे रहा है। अरे नहीं निकला तो सलाह दे रहा है ना भाई, हम कहाँ गलती किए हैं, जीवन में मेरे साथ क्या क्या घटना घटा, इस सबको बोलने का हमको जरूरत नहीं है। लेकिन हम जो बोल रहे हैं वो मेरा बात वो समझ रहा होगा, जेपीएससी में 3 बार इंटरव्यू दे चुका होगा, उसको पता हो गलती कहाँ किया होगा, पूछिए उससे कभी गलती कहाँ किया है। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लोग निकालता उसके पीछे भागने से पहले ना, जो इंटरव्यू देकर सिलेक्शन नहीं हुआ उनसे पूछिए कि भाई तुम्हारा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ, ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, और आपको ना अगला क्लास में ये सब कंटिन्यू बेसिस पे एनसीईआरटी मिलेगा। और थोड़ा सा आप लोग अपना प्यार बनाइए, थोड़ा सा जो है वीडियो को लाइक और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। ये चैनल आपका है, हम आपके हैं, आप सब हमारे हैं, हम लोग सब एक परिवार का हिस्सा है। तो एक परिवार तभी बनेगा ना जब सब सपोर्ट करेगा। खाली एक आदमी हार्डवर्क करेगा और दूसरा खाएगा ना तो परिवार टूट जाता है दोस्तों। तो परिवार को तोड़ना नहीं, हम लोग एक ही परिवार के हिस्से हैं। आप कैसे सपोर्ट कीजिएगा, कहाँ से कीजिएगा, ये आपकी जिम्मेवारी है। हम आपके लिए काम कर रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं। आप कितना दिन कर पाएंगे ये भी हमको नहीं पता है, लेकिन हम डेली के बेसिस पे प्रयास करते हैं, अपना 100% देते हैं। जानते हैं ये जो आंसर राइटिंग आप देख रहे हैं ना, जो हम डालेंगे इसके पीछे 8 से 10 घंटा का हार्डवर्क है। अभी आप हमको देख नहीं पा रहे, जब पीछे देखते हैं ना, हम पूरा पसीना पसीना हो गए हैं भाई मेरे, पूरा पसीना पसीना हो गए हैं। अभी बहुत गर्मी भी है, तो थोड़ा समझिए चीज़ों को। जो बोला जा रहा है ना, कोई स्वार्थ के लिए नहीं बोला जा रहा। स्वार्थ यही है कि हमारा झारखंड जागे, हमारा झारखंड आगे बढ़े, और हमारे झारखंड में हमारे झारखंडियों का नौकरी हो। झारखंड का बच्चा ऑफिसर बनेगा ना तो झारखंड के लोगों को दर्द को समझ पाएगा, कोई बाहर का आदमी नहीं समझ पाएगा। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि आप लोग मेहनत कीजिए, और भी बच्चे जो बिहार से हैं, यूपी से हैं, हरियाणा से, हमको से कोई गिला शिकवा नहीं है भाई। आप भी मेहनत कीजिए, आप भी आइए, और यहाँ के बच्चे भी जाके वहाँ नौकरी करेंगे। लेकिन समझिए कि हम हैं प्योर झारखंडी, तो थोड़ा प्यार ना झारखंड के प्रति ज़्यादा रहता है। हमको आपसे दुश्मनी नहीं है। बहुत सारे बच्चे जो है मेरा चैनल में सब्सक्राइब करके रखे हैं, यूपी का, बिहार का, हरियाणा का, उनसे मेरा बात होता है, उन लोग मेरा भावना को समझ पा रहे हैं, हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं एक नए आंसर राइटिंग में, एक नए ऊर्जा के साथ, एक नए उत्साह के साथ। तो जोहार झारखंड, जय झारखंड।